दोस्तों नमस्कार। 40 साल पहले भोपाल की जो गैस त्रासदी हुई थी उसके निशान अब तक बाकी हैं और अब कोशिश हो रही है उन निशानों को मिटाने की। लेकिन निशान मिटाने का ये काम बहुत आसान नहीं है और हो सकता है कि इस दौरान या इसके बाद कुछ ऐसा हो जिससे लाखों लोग और आने वाली कई पीढ़ियां भी उसके नुकसान भुगतने को मजबूर हो जाएं। क्योंकि यह निशान दुनिया के सबसे जहरीले रसायनों के हैं, कि कचरे के हैं, जो खत्म होते होते भी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। बस दिक्कत ये है कि जिन लाखों लोगों को इससे नुकसान हो सकता है, उनसे कभी इस बारे में कोई बात नहीं की गई और ना उनकी बात अब सुनी जा रही है। नए साल की शुरुआत में दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी यूनियन कार्बाइड के हादसे के बाद बचा हुआ 337 टन कचरा जलाया जाएगा। यह कचरा भोपाल से पीथमपुर पहुंचाया जा रहा है। हो सकता है कि जब आप यह वीडियो देख रहे हों, यह कचरा वहां पहुंच चुका हो और इसे जलाना शुरू भी किया जा चुका हो। फिलहाल खबर यह है कि ये 12 से ज्यादा कंटेनरों में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर यह कचरा पीथमपुर पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा के लिए 500 जवान तैनात हैं। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर प्रणय जैन और दीपक उपाध्याय की आज की खबर बताती है कि राम की कंपनी के आसपास पुलिस बल तैनात है भारी संख्या में, और शहर के कई होटलों में पुलिस ने अपना डेरा डाल लिया है। लेकिन कचरा नष्ट करने की इस प्रक्रिया की इतनी भारी सुरक्षा करने के बावजूद ये सवाल अब भी बाकी है कि क्या कचरा जलाने की प्रक्रिया जो है वो क्या सुरक्षित है। इस सवाल का जवाब लाखों लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर निर्भर है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद बचा हुआ यह कचरा दुनिया के सबसे खतरनाक कचरों में से एक है। इसे नष्ट करने के लिए राम की कंपनी के प्लांट को चुना गया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्लांट इस कचरे को नष्ट करने में तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है। यहाँ 1250 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान नहीं पहुंचाया जा सकता, जो इस कचरे को नष्ट करने के लिए आवश्यक है। और 2010 में यहाँ यूनियन कार्बाइड का यह कचरा जलाने की कोशिश की गई थी, परीक्षण किए गए थे, लेकिन जो शुरुआती परीक्षण थे वही असफल रहे। इसके बाद साल 2012 से 15 के बीच में भी यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के लिए रामकी में कई टेस्ट किए गए। सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिकॉर्ड्स के अनुसार इन परीक्षणों के दौरान तारपुरा गांव के निवासियों को डायऑक्सिन और फ्यूरान जैसे घातक रसायनों के उच्च स्तर में संपर्क में लाया गया। रिपोर्ट बताती हैं कि इन रसायनों की मात्रा तय सीमा से तकरीबन 16 गुना तक अधिक हो गई थी। ऐसे में अगर सरकार को अब लगता है कि यह कचरा इस बार यहां जलाना सुरक्षित रहेगा, तो यह जरूरी है कि वो जनता को बताए कि इस प्लांट में अब ऐसी कौन सी नई तकनीकें लगाई गई हैं जिससे कचरा जलाना अब पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। क्योंकि फिलहाल किसी के भी पास ऐसा अनुभव नहीं है कि वो दावे से कह सके कि कचरा जलाने के बाद कोई अवशेष नहीं रहेगा। इसके उलट रामकी में कचरा जलाने के पुराने परीक्षण असफल ही रहे हैं। पीथमपुर में पिछले कई महीनों से रोजाना धरने दिए जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन एमपी की सरकार इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रही। सरकार अपने नागरिकों के इन प्रदर्शनों और उनकी आवाजों को पूरी तरह अनसुना कर रही है। धार जिले से आने वाली केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर अपना विरोध जता रही हैं। उन्होंने कई बार अखबारों में बयान भी दिए हैं, लेकिन उनकी आवाज उनकी पार्टी की सरकार ही नहीं सुन रही। विधायक जो धार जिले की विधायक हैं, जिनका हिस्सा पीथमपुर में भी आता है, धार विधानसभा का, वहां की विधायक नीना वर्मा की ओर से भी कोई खास बयान अब तक सुनाई नहीं दिए हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि ज्यादातर नेता सरकार के दबाव में हैं और कोई बात करना नहीं चाहते। अपने को खाने का शौकीन और अपने शहर को फूड कैपिटल बताने वाले इंदौर के लोग भी यह नहीं सोच रहे कि अगर उनके शहर का पानी खराब हो गया तो खाना भी खराब हो ही जाएगा। इंदौर के महापौर एडवोकेट पुष्यमित्र भार्गव ने जरूर सरकार से अपील की है कि इस बारे में पुनर्विचार किया जाए, लेकिन ध्यान रखना होगा कि अब पुष्यमित्र भार्गव एक भरोसेमंद वकील के स्टेटस से आगे निकल चुके हैं और वे अब अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बन चुके हैं। भोपाल गैस पीड़ितों के लिए काम कर रही सामाजिक कार्यकर्ता अर्चना ढींगरा ने मुझे एक रिपोर्ट के दौरान बताया था कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के दौरान डाइऑक्सिन और फ्यूरान जैसे जो विषैले रसायन निकलते हैं वो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होते हैं और पर्यावरण में लंबे समय तक मौजूद रहते हैं। ये रसायन कैंसर, प्रजनन संबंधी बीमारियों और मानव विकास में रुकावट जैसी गंभीर समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं। रचना ढींगरा बताती हैं कि यह निश्चित है कि पीथमपुर की इस कंपनी में इस कचरे को जलाने पर इन पदार्थों का उत्सर्जन नहीं रोका जा सकता। तारपुरा और उसके आसपास के गांवों के लोग प्रदूषण से पहले ही परेशान हैं। यहाँ का पानी लाल और काले रंग का दिखाई देता है। इस पहाड़ी के बिल्कुल नीचे बसा हुआ है चीरा खान गांव। चीरा खान गांव के लोगों ने एक रिपोर्ट के दौरान मुझे बताया था कि उनका जमीनी पानी इतना खराब है कि दाल गलाने में ही पूरा दिन लग जाता है।
पीथमपुर का यह इलाका यशवंत सागर के कैचमेंट एरिया में आता है, जो इंदौर का मुख्य जल स्रोत है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस कचरे से प्रदूषण होता है, तो इसका असर इंदौर शहर की लाखों की आबादी पर भी जरूर पड़ेगा। अब पीथमपुर की बात सुनिए। पीथमपुर में रहने वाले लोग खुद भी अपना जमीनी पानी पीना नहीं चाहते। वे कहते हैं कि जमीन से निकलने वाला पानी बेहद बदबूदार और अक्सर जहरीला तक होता है। ऐसे में यहाँ वाटर फिल्टर और आरओ वाटर प्यूरिफायर की खपत कहीं ज्यादा है। इसके अलावा आरओ वाटर प्यूरिफायर का जो बिजनेस है वो भी यहाँ खूब फल फूल रहा है। इसके बावजूद सरकार पीथमपुर में प्रदूषण की समस्या पर कोई खास ध्यान नहीं दे रही है। उल्टे रामकी में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने की तैयारी कर रही है। इसके पहले गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने भी इस कचरे को अपने राज्यों में जलाने से मना कर दिया था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब उनकी सरकार ने अपने राज्य में यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने से साफ इनकार कर दिया था। इसके पीछे पर्यावरण और लोगों की सेहत के लिए खतरे का डर बताया गया था। 2013 में महाराष्ट्र सरकार ने भी जनता और पर्यावरणीय समूहों के विरोध के चलते इसे खारिज कर दिया था। 2015 में तमिलनाडु सरकार ने भी खतरनाक बताते हुए इसे कचरे को नष्ट करने से मना कर दिया था, क्योंकि इससे परिस्थितियां उनके इलाके में बिगड़ सकती थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2012 में जर्मनी की कंपनी जीआईजेड ने इस कचरे को लाखों किलोमीटर दूर अपने देश में ले जाकर सुरक्षित रूप से नष्ट करने की पेशकश की थी। इस प्रक्रिया में 54 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन बताया जाता है कि तब सरकार इस पर राजी नहीं हुई और अब इसे पीथमपुर में जलाने के लिए सरकार 126 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तो सवाल यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा की बजाय इस जोखिम भरे कदम को क्यों चुना, और सबसे बड़ी बात, इस प्रक्रिया को लेकर जनता से कोई बात क्यों नहीं की गई। उन्हें क्यों नहीं बताया गया कि अब यह प्रक्रिया सुरक्षित हो चली है, पहले वाले जैसी नहीं है। पीथमपुर के लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। डॉक्टरों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन इन प्रदर्शनों और अपीलों को अनदेखा कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं। 2 जनवरी से पीथमपुर बचाओ समिति के लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना देने जा रहे हैं। हालांकि यह धरना कितना कारगर होगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीते कुछ सालों में जंतर मंतर पर धरना देने वाले लोगों और समूहों में से ज्यादातर को देश विरोधी तक कहा गया है। इस पीथमपुर के लोग बार बार ये बात पूछ रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा सवाल उनके मन में जो उठ रहा है वह यह है कि जनता को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया। लोकतंत्र में सरकार का काम जनता के लिए होता है, लेकिन इस फैसले में जनता की राय को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं एक पत्रकार होने के नाते अपने इस मंच पर अपनी आवाज उठा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी आवाज अपने अपने स्तर पर जरूर उठाएंगे। यह मामला सिर्फ पीथमपुर का नहीं है, यह हमारे पर्यावरण, हमारी सुरक्षा और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को तय करेगा। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर करता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।